आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध कहानी मंत्र के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हमें उस पैराग्राफ को पढ़कर देना होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले पैराग्राफ को। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांत निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, जब आप पाठ को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उससे जितने भी पैराग्राफ या पूछे जाते हैं उन पैराग्राफ को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है इसमें है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखांकित अंश है उसका हमें व्याख्या करना है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। यह जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो प्रेमचंद कहते हैं कि बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि संसार में भला ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति होते हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के जीवन की चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इसे कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य समाज जो है इतना हृदयहीन, इतना निर्मम, इतना कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक जीवन में कभी नहीं हुआ था। वह प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में था जो सदैव परोपकार में लीन रहते थे, जो दूसरों की आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत करने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला तथा दूसरों के दुख में सहयोग और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा कि पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार जो है सरलता और सादगी से परिपूर्ण था। चौथे का आंसर देखेंगे। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के लिए के आगे किसी के जान की परवाह
नहीं करते हैं। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के ज्ञान की परवाह नहीं करते। शायद इसी बात का उसे अब विश्वास नहीं आ रहा था। भगत के अनुसार सभ्य समाज कैसा है, इसका उत्तर देखेंगे। भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत ही निर्मम और कठोर है। उसे किसी के दुख से, किसी पर पड़े संकट से, किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार जो है भगत को यह जो संसार है, आज उसे मालूम हुआ कि यह संसार के जो लोग हैं वह निर्मम और कठोर होते हैं। अभी तक उसे जीवन में इस बात का कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहले पैराग्राफ को हम लोग देख लिए। अब दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरा हो गए। जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। प्यारे बच्चों, अब इस पर जो आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश को देखेंगे, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। अब इसके हम लोग व्याख्या को देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे। प्रेमचंद कहते हैं कि अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नौजवान था, नवयुवक था। जीवन के समस्त आनंदों का रसास्वादन अभी उसके लिए शेष है। उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थी, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्टप्राय हो गई है। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा, तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं, उसके सपने क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर में के जल में पूर्णतया डूब गए थे। भाव यह है कि कैलाश के मृत्यु हो जाने के बाद उस समय जबकि उसके जीवन के प्रत्येक सुख को देखना था और उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूर्णतया प्रभावित हुए। इसी का वर्णन इस रेखांकित अंश में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो इसका उत्तर है, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। चौथा का आंसर होगा, नौका जलयान होने का अर्थ क्या है। नौका जलमग्न होने का अर्थ या तात्पर्य यह है कि सहारा का नष्ट हो जाना।
जिससे मृणालिनी का विवाह होना था, जब वही नहीं रहेगा तो इसे ही नौका का जलमग्न कहा जाएगा। पांचवा है इसमें, मृणालिनी का कामना तरु क्या था। मृणालिनी कल्पना तरु वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न था, जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित होता था। मृणालिनी चाहती थी कि कैलाश के साथ जब उसके विवाह होंगे तो वो जीवन के जितने भी आनंद हैं, सुख हैं, उनको जो है कैलाश के साथ एक साथ खुशी से उसे व्यतीत करेंगे। यही जो है मृणालिनी का कामना तरु था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग इस पाठ के 2 पैराग्राफ को पढ़ चुके। अब देखेंगे तीसरे पैराग्राफ को। तीसरा पैराग्राफ है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निस्तब्ध संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। प्यारे बच्चों, इस पर जो आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम होगा मंत्र, पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम प्रेमचंद। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित जो अंश दिया गया है उसकी व्याख्या को देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास परिहास छाया हुआ था, वही कैलाश को सांप के काट लेने के बाद करुण पुकार होने लगी। सभी जितने भी सभा में लोग मौजूद थे, सभी के नेत्रों में आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण एकाएक जो है शोक में बदल गया। इसी का वर्णन रेखांकित अंश में किया गया है। प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। तो यहाँ पर जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट हो जाता है पैराग्राफ से कि प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी। इस प्रकार हम लोग तीसरे पैराग्राफ को भी देख लिए। अब देखेंगे चौथे पैराग्राफ को। चौथा पैराग्राफ है, वह एक जड़ी कैलाश को सुहा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फेंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। प्यारे बच्चों, इस जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न हैं, अब इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, जब भी आपको पाठ के नाम को देखना हो, पाठ का नाम पहचानना हो और लेखक का नाम पहचानना हो, तो आपको उस पाठ को 2-3 बार पढ़ना होगा। 2-3 बार यदि आप उस पाठ को पढ़ लेंगे या हमारा इस वीडियो से पूर्व के वीडियो को देख लेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से जो है उस पंक्तियों को पकड़ सकते हैं कि किस पाठ से लिया गया है। जो गद्यांश दिया जाएगा वह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश को पढ़ेंगे। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी
कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। प्यारे बच्चों, अब इसकी व्याख्या को देखेंगे, जो रेखांकित हैं उसकी इस अंश की व्याख्या को देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि बूढ़े भगत ने कैलाश को जड़ी सुहाया और इसके बाद उसके सिर पर घड़े भर भर कर पानी डाला गया। बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फेंका। काफ़ी समय बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आंखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में आकर गले लगा लिया। नारायणी कृतज्ञता भाव को प्रकट करते हुए तुरंत जो है भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी अपने आँखों में आंसू लेकर कैलाश से पूछने लगी कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। प्यारे बच्चों, यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा इस पर प्रश्न है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा। तो इस प्रकार यह जो चौथा पैराग्राफ था इसको भी हम लोग देख लिए। अब देखेंगे पांचवा पैराग्राफ है, चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था, मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। प्यारे बच्चों, अब इस जो पैराग्राफ दिया गया है या जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को उत्तर को हम लोग देखेंगे। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले हम लोग रेखांकित अंश को पढ़ेंगे फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। प्यारे बच्चों, अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है डॉक्टर चड्ढा अपने पत्नी से कहते हैं कि बूढ़े ने मंत्र तंत्र के उपचार से कैलाश ठीक हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचानने का प्रयास करते हैं और अंततः उन्हें उस घटना का स्मरण हो जाता है। वह घटना, पुरानी घटना याद आ जाती है कि जब वह गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे तब वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मरणासन स्थिति में, मरणासन अवस्था में उनके पास लेकर आया था, लेकिन वह उसको देखने से इनकार कर दिया था और गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा था। वह अपने किए गए ऐसे घृणित कार्य पर पश्चाताप कर रहे थे। वह आज अपने उस अमानवीय व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहते थे। अपनी पत्नी नारायणी से वह कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह बूढ़ा हमसे कुछ लेगा नहीं, तथापि मैं उसे अवश्य खोजूंगा और वह अवश्य ही मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर देगा। इस संसार में कुछ लोग दूसरे के भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं।
वह बूढ़ा भी उन लोगों में से एक व्यक्ति है। लगता है भगवान ने उसे यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे सज्जनता का ऐसा आदर्श दिखा दिया है। उसने अपने सेवा भावना के माध्यम से एक ऐसा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिससे मैं जीवन पर्यंत, जीवन भर, अंतिम क्षण तक इस सेवा भावना को याद रखूंगा। यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लानि किसको हो रही थी? प्यारे बच्चों, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा कि ग्लानि जो है डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं? डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए गए सज्जनता के आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? प्रस्तुत जो गद्यांश दिया गया है उसमें भगत की चारित्रिक विशेषता जो है उसकी सज्जनता है। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है, वही उसकी सबसे बड़ी उसके चरित्र की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग मंत्र कहानी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे और उस पर आधारित जो प्रश्न थे जहाँ से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन गद्यांश का हम लोग अभ्यास आज कर लिए। इस वीडियो से संबंधित जो PDF है वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।